हेलो, वेलकम टू माय न्यू हैकिंग न्यूज स्टोरी जो हम आज शुरू करने वाले हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प है जिसमें यूज जो डाटा की कीमत है, लोग जो जिसे समझते नहीं, दुनिया की डाटा की ताकत को समझा दिया। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने यह सर्वे किया था। तो शुरू करते हैं। साल 2013 की बात है। फेसबुक दुनिया भर में लोगों को एक जोड़ने का जरिया बन चुका था। लोग अपनी फ़ोटोज़, अपनी पसंद, अपनी दोस्त, अपने विचार किसी बिना डर के शेयर कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके एक लाइक, एक शेयर, यहाँ तक कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी किसी के लिए साइकोलॉजिकल वेपन बन सकता है। इस डॉक्टर एलेक कहानी के नायक है एलेक्जेंडर निक्स, एक स्मार्ट, महत्वाकांक्षी और कुछ ज़्यादा ही चालाक व्यक्ति। उसकी कंपनी का नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। यह कंपनी दावा करती थी कि वह लोगों के गहराई से समझकर, लोगों को डाटा से गहराई से समझकर उनकी मानसिकता का पता लगाकर उन्हें प्रभावित कर सकती है, उनकी राय बदल सकती है और शायद उनका वोट भी। लेकिन समस्या यह थी, इतना डीप डाटा कहाँ से लाएं? फेसबुक सीधे डाटा नहीं देती थी। यहाँ आते हैं हमारे दूसरे किरदार, डॉक्टर एलेक्जेंडर कोगन। एक कम उम्र के होनहार रिसर्चर थे ये, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। उन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम दिस इज योर डिजिटल लाइफ। यह ऐप क्या करता था कि यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक टेस्ट था। यूजर्स को कुछ सवालों के जवाब देने होते थे, जैसे क्या आप नए अनुभवों के लिए तैयार रहते हैं, आपकी डिजिटल सोच क्या है। बदले में ऐप यूजर्स को एक डिजिटल पर्सनैलिटी प्रोफाइल यानी व्यक्तित्व रिपोर्ट देता। लोगों को यह बहुत दिलचस्प लगता था, खुद को जानने का मौका लगता था। पर यहाँ छिपी थी असली चाल। जब कोई यूजर ऐप को इंस्टॉल करता, उससे लॉगिन विद फेसबुक करता, तो उससे पूरी एक्सेस मांग लेता। सिर्फ यूजर्स का डाटा ही नहीं, बल्कि उसके सभी फेसबुक दोस्तों का डाटा। इसमें क्या क्या शामिल था, जैसे नाम, लोकेशन, जन्मतिथि, पेज जिन्हें आपने लाइक किया है, आपकी पोस्ट, आपकी तस्वीरें, आपके दोस्त कौन है, उनकी प्रोफाइल क्या है। यह सब डाटा बिना उन दोस्तों की जानकारी या से अनुमति के सीधे कॉगन के सर्वर में चला जाता था। सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति के 300 फ्रेंड हैं और वह ऐप इंस्टॉल करता है, तो एक झटके में 301 लोगों का निजी डाटा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे लगभग 2,70,000 लोगों ने यह ऐप इंस्टॉल किया। पर छोटी सी संख्या से कॉगन कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। यह पूरा एक देश की आबादी जितना था। अब पास में एक विशाल डाटा खजाना है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के वैज्ञानिकों ने इस डाटा पर अपनी साइक्रोग्राफिक्स तकनीकी लगाई। उन्होंने हर व्यक्ति के लाइक्स, शेयर, प्रोफाइल डिटेल्स को देखकर यह पता लगाना शुरू किया कि इंसान दरअसल किस तरह का व्यक्ति है। क्या वह मूर्ख है, शर्मीला है, या परंपरावादी है, या खुले विचारों वाला, या आसानी से चिंतित हो जाने वाला, शांत रहने वाला। उन्होंने हर यूजर के 100 से ज़्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल मार्कर बनाए। इसका मतलब हुआ कि अब उन्हें सिर्फ नाम और उम्र ही नहीं पता था, बल्कि ये भी जानते थे कि किसी इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उनकी कमजोरी क्या है, क्या वो करते हैं, किन चीज़ों से डरते हैं, किन बातों से उत्तेजित होते हैं, किस तरह के संदेश वह प्रतिक्रिया करते हैं। अब नंबर आता है राजनीति का। कैम्ब्रिज एनालिटिका को एक बड़ा क्लाइंट मिला, डोनाल्ड ट्रंप का 2016 का प्रेसिडेंट चुनाव अभियान। उसका काम था ट्रंप को जिताने में मदद करना। पुराने ज़माने में चुनाव प्रचार ऐसे होता था कि एक विज्ञापन टीवी पर सबको दिखाया जाता था, एक ही भाषण सबको सुनाया जाता था। लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यह गेम बदल दिया। उन्होंने वन साइज फिट्स ऑल यानी एक ही नाप सबके लिए वाला तरीका छोड़ दिया। उन्होंने
अपना डाटा की मदद से लोगों को हज़ारों छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया। हर ग्रुप के लिए अलग रणनीति बनाई। इसे कहते हैं माइक्रो टारगेटिंग। ग्रुप ए, मिसाल के तौर पर हम समझेंगे ग्रुप ए ऐसे जो गन राइट्स, बंदूक रखने के हथियार के पक्ष में है, लेकिन वोट डालने के लिए उत्साहित नहीं है। उन्हें विज्ञापन दिखाए जिसमें कहा गया कि आपकी दूसरी तरफ वाली पार्टी आपके बंदूक के अधिकार छीनना चाहती है, वोट डालकर अपने अधिकार को बचाएं। ग्रुप बी, ऐसे लोग जो इमिग्रेशन को लेकर चिंतित हैं। उन्हें ऐसे विज्ञापन दिखाए गए जिसमें अवैध अप्रवासी से जुड़े डरावने मैसेज थे और ट्रंप को दीवार बनाने वाला नेता बताया गया। ग्रुप सी, ऐसे लोग जो बेरोजगारी से परेशान। उन्हें एक विज्ञापन दिखाया गया कि ट्रंप को एक सफल बिजनेसमैन और नौकरियां लाने वाला नेता दिखाते थे। यह सब इतनी सटीकता से किया गया कि दो अलग अलग फेसबुक प्रोफाइल वाले लोग एक ही पेज पर जाकर अलग अलग विज्ञापन देखते थे। एक को ट्रंप का गन राइट्स वाला विज्ञापन, दूसरे को इमिग्रेशन वाला। और यह पूरी प्रक्रिया इतनी गुप्त और निशानेबाज थी कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी मानसिक रूप से प्रभावित किया जा रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने सिर्फ लोगों की रुचियां ही नहीं बल्कि उनकी भावनात्मक कमजोरियां भी भांप लीं। उन्हें पता चला कि कौन से लोग आसानी से डर जाते हैं, कौन गुस्से में जल्दी भड़क उठ जाते हैं। इन भावनाओं को हथियार बनाया गया। फेक न्यूज, सनसनीखेज कंटेंट का इस्तेमाल किया गया। ऐसी खबरें फैलाई गईं जो पूरी तरह झूठी थीं, लेकिन जिन्हें देखकर लोग डर या गुस्सा में आ जाते थे। सब कुछ ब्लैक प्रोपेगेंडा यानी काले प्रचार का हिस्सा था। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ गुस्से में होता तो वह तार्किक सोचना बंद कर देता। उसे लगता कि उसका अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में वह उस नेता या विचार के पीछे खड़ा हो जाता जो उसे सुरक्षा का वादा करता है, चाहे वह वादा झूठा ही क्यों ना हो। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लाखों लोगों की इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की बेहद चालाकी से फ़ायदा उठाया। यह सब कुछ चुपचाप अंधेरे में चल ही रहा था। तभी 2018 में एक बिजली गिरी। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन और एक भीतरघाती ने एक पूरी दुनिया के सामने यह स्कैंडल उजागर कर दिया। विस्लब्लोअर वो थे क्रिस्टोफर विली। वे कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक ही पूर्व एम्प्लॉय थे। उन्होंने कंपनी के अंदर के हजारों दस्तावेज और ईमेल मीडिया को सौंप दिए। उन्होंने बताया कि लोगों की मर्जी के बिना उनका डाटा चुराया गया। इनके इस्तेमाल अमेरिकी और दूसरे देशों के चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया। इस खुलासे ने दुनिया को हिला कर रख दिया। लोग समझ गए कि फेसबुक पर उनकी एक छोटी सी लाइक भी कितनी कीमती। यह सिर्फ डाटा ही नहीं, उनकी पहचान, उनके दिमाग की कुंजी थी। खबर फैलते ही तूफान आ गया। सबकी निगाहें फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग पर टिक गईं। आखिर उनकी कंपनी ने इतने बड़े पैमाने पर डाटा लीक होने की इजाज़त कैसे दे दी। जुकरबर्ग को अमेरिकी संसद, ब्रिटिश संसद दोनों के सामने पेश होकर जवाब देना पड़ा। वहाँ उनसे सीधे सीधे सवाल पूछे गए। उन्हें अपनी कंपनी की गलतियाँ माननी पड़ी। फेसबुक की शेयर की कीमत एक झटके में गिर गई। दुनिया भर में फेसबुक के खिलाफ मुकदमे दायर होने लगे। फेसबुक ने कहा कि कोगन ने एक नियम तोड़े हैं और उन्हें 2015 में इसके बारे में पता चला। उन्होंने कोगन ने डाटा डिलीट करने को कहा, लेकिन सवाल यह था कि डाटा वास्तव में डिलीट कर दिया था पहले से ही। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने दावा किया कि हाँ, लेकिन बिली जैसे लोगों ने इस पर सवाल उठाए। इस स्कैंडल के नतीजे बहुत दूरगामी हुए। कैम्ब्रिज एनालिटिका का अंत, विवादों के बीच कंपनियां बंद हो गई। अलेक्जेंडर निक्स को सस्पेंड कर दिया गया। फेसबुक की
छवि धूमिल, लोगों को फेसबुक से विश्वास उठ गया। फेसबुक को अपने डाटा प्राइवेसी नियम पूरी तरह बदलने पड़े। जागरूकता, दुनिया को पहली बार एहसास हुआ डाटा तेल से भी ज़्यादा कीमती है। हमारी ऑनलाइन गतिविधियां हमारे बारे में सब कुछ बताती हैं। अब कानून में बदलाव, यूरोप में GDPR जैसे सख्त डाटा सुरक्षा कानून लाए गए ताकि भविष्य में ऐसा न हो। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि आज के ज़माने में डाटा सबसे ताकतवर हथियार है। यह हथियार देशों की सरकारें बदल सकता है, लोगों की सोच बदल सकता है, और इस हथियार का सबसे खतरनाक बात यह है कि चलाने के लिए हैकिंग की ज़रूरत नहीं। लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से अपनी जानकारी को बता देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें तो फेसबुक पर लिखे क्विज खेलें या किसी विज्ञापन पर क्लिक करें तो एक बार ज़रूर सोचें, क्या मैं दिमाग की चाबी किसी को दे रहा हूँ? क्योंकि अगर कुछ मुफ्त है तो समझ लीजिए आप ही उसकी कीमत हैं। तो ये कहानी हम बंद करते हैं यहाँ। ये कितना ख़तरनाक केस हुआ था। तो डाटा की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े रहें और नए सिक्योरिटी के तरीके ढूंढें जिससे आप सुरक्षित रहें और सीखें हमसे, जो हम हर एक वीडियो में बताते रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।